प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत छोड़ो आंदोलन है। इससे पहले हमने कई आंदोलन किए। यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो वो 1857 से ही चल रहा था। तो इस दौरान लाखों देशभक्त शहीद हुए, घायल हुए, कष्ट और पीड़ाएं सहीं और कितने ही आंदोलन किए गए। महात्मा गांधी जी आए तो उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, 1940 में एक सविनय आंदोलन किया और आज का जो हमारा विषय है वो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अभी अगस्त का महीना चल रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन इस समय हमें पढ़ने में आनंद भी आता है। यदि हम इसको एक व्यवस्थित रूप से इस टॉपिक को करें और सबसे पहले हम भूमिका या प्रस्तावना की बात करें तो हम द्वितीय विश्व युद्ध से इसको प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रसंघ, जो कि एक शांति का प्रहरी और विश्व शांति जो चाहने वाला, और इसके अलावा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, वो भी एक शांति समर्थक नेता माने जाते थे। ये दोनों प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के बंदरगाह डानजिंग पर आक्रमण करके मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में इंग्लैंड ने भी फ्रांस के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अतः भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो वायसराय उस समय लॉर्ड लिनलिथगो, ने भी 3 सितंबर को इंग्लैंड के पक्ष में जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी। ठीक है, 1 सितंबर को उन्होंने आक्रमण किया और 3 सितंबर को इन्होंने कह दिया वायसराय ने कि भारत भी इस युद्ध में इंग्लैंड के साथ है। इस युद्ध की संभावना हालांकि 1938 में हो गई थी और भारतीय राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता मानते थे कि यह युद्ध भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति का अवसर प्रदान करेगा। परंतु लॉर्ड लिथगो ने 3 सितंबर को घोषणा कर दी कि भारत युद्ध में इंग्लैंड के साथ है और इसी अंतराल 5 सितंबर को महात्मा गांधी ने वायसराय से मिलकर आश्वासन दे दिया कि भारत इस कठिन समय में इंग्लैंड का सैनिक समर्थन करेगा। और बाद में एक वक्तव्य और दिया और कहा कि यद्यपि स्वतंत्रता के प्रश्न पर भारत और ब्रिटेन के मध्य मतभेद हैं, तथापि भारत को इस संकट की स्थिति में ब्रिटेन की मदद करनी चाहिए। गांधी जी के इस वक्तव्य से कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी, साम्यवादी, इन सब में निराशा के बादल छा गए और उन्होंने गांधी जी के वक्तव्य का विरोध किया और कहा कि ब्रिटेन की हार में ही भारत की जीत है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का जो मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होना चाहिए और कहा कि कांग्रेस यदि इसे स्वीकार नहीं करती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी स्वेच्छा से देश के हित में अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के इस उग्र रुख को देखकर गांधी समर्थकों को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा। अतः 14 सितंबर को कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने को कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में 17 अक्टूबर को वायसराय ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन इस महायुद्ध के से ब्रिटेन क्या कहा
कि ब्रिटेन का इस महायुद्ध से तत्काल कोई भौतिक लाभ होने वाला नहीं है। ब्रिटेन का उद्देश्य केवल एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के विनाश से बचाया जा सके। इसमें यह भी उल्लेखित था कि ब्रिटेन युद्ध के उपरांत भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का इरादा रखता है। परंतु आगे वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, परंतु यह निर्णय भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रणा करके किया जाएगा। अब ये जो बात कह दी कि विभिन्न वर्गों, यानी कांग्रेस चाह रही है कि सिर्फ उससे बात की जाए। अब विभिन्न वर्गों का मतलब है राजाओं से बात की जाएगी। अब राजा क्या चाहते हैं, वो प्रजातंत्र चाहते हैं वो या नहीं चाहते हैं, एक राष्ट्रीय देश चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुस्लिम लीग क्या चाहती है। तो यहाँ प्रॉब्लम थी। वायसराय के इस वक्तव्य से ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग तथा देसी नरेशों को, देसी जो राजा है उनकी मांगों को स्वीकार करने का इरादा कर रही थी। अतः इस श्वेत पत्र से कांग्रेस का नाराज होना स्वाभाविक था। तो अब कांग्रेस समझ गई कि जो ब्रिटेन है डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहा है और उसको भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने में कोई रुचि नहीं है। इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए स्वयं गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस ने रोटी मांगी थी परंतु उसे पत्थर मिले। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से पहले की बातें, प्रथम विश्व युद्ध, माफ़ करना, द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या इंग्लैंड का रुख है, क्या भारतीय नेताओं का रुख है, इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक थी। अब हम बात करें कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसके हम उद्भव की यदि बात करें तो हम 22 अक्टूबर 1939 की जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है वहाँ से बात शुरू करते हैं। उस मीटिंग में ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार थी उनको त्यागपत्र देने का आदेश दिया। कांग्रेस के इस निर्णय से मुस्लिम लीग को बड़ी प्रसन्नता हुई और 22 दिसंबर को उसने मुक्ति दिवस यानी कि लिबरेशन डे मनाया। इसके अलावा लीग ने कांग्रेस की निंदा के अनेक प्रस्ताव पारित किए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि उनको तो आनंद आ रहा था। और ये सब होने पर यहाँ तक कांग्रेस ने कोई आंदोलन प्रारंभ नहीं किया और गांधी जी ने कहा कि हम भारत की स्वतंत्रता ब्रिटेन के विनाश पर नहीं चाहते। यहाँ तक अभी तक कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही है। 27 जुलाई 1940 को कांग्रेस ने पुनः गवर्नर जनरल से अनुरोध किया कि भारत युद्ध में सरकार से सहयोग करने को तैयार है। सहयोग भारत करेगा यदि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर ले। ये सब बातचीत चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी जो इंग्लैंड के जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो कि एक अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, पॉजिटिव थे, चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री बना, जो कि कंजर्वेटिव दल का था और वो दल भारत का विरोधी था। और चर्चिल ने जैसे ही वो अपने पद स्थापित हुआ, कांग्रेस की सारी मांगें ठुकरा दी। परंतु जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस को तुष्ट करने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव की घोषणा की, जिसको अगस्त ऑफर कहा जाता है, अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव भी कह सकते हैं उसको। इस ऑफर के अंतर्गत भारतीयों को अपनी कार्यकारिणी परिषद में लेने का आश्वासन दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया क्योंकि यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता का कोई जिक्र नहीं था। बाध्य होकर 15 अगस्त 1940 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में
सीमित रूप से सविनय आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक और इस अहिंसात्मक रखने की दृष्टि से इस आंदोलन में वे ही व्यक्ति भाग ले सके जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखते थे। इसके बावजूद भी हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल में बंद हुए। चर्चिल ने 23 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, लेकिन उसके प्रस्ताव भी कांग्रेस को संतुष्ट नहीं कर सके। उसके बाद 1942 में 7 जुलाई से 14 जुलाई के समय में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 7 अगस्त को यह कुछ संशोधनों के साथ मुंबई में कार्य समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की घोषणा की, लेकिन उन्होंने कहा कि उससे पहले मैं वायसराय से मिलकर कांग्रेस की मांगें उनके सामने रखूंगा। परंतु वायसराय ने गांधी जी को मिलने का समय नहीं दिया। इस अवसर पर गांधी जी ने सुझाया कि भारत को शीघ्र स्वतंत्र करना ब्रिटिश सरकार और भारत दोनों के हित में होगा। ये सब कुछ चल ही रहा था कि 8 अगस्त की मध्य रात्रि को कांग्रेस के सभी नेता बंदी बना लिए गए और अनजान स्थानों पर भेज दिए गए। ये जो नेताओं को बंदी बनाया गया और 9 अगस्त को यह समाचार पूरे देश में मतलब ऐसे तेज गति से फैला और 9 अगस्त को यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। आंदोलन प्रारंभ हो गया। हम थोड़ा सा इस आंदोलन के यदि अर्थ को समझना चाहें तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन विगत 3 आंदोलन जो गांधी जी के हुए 1920, 1930, 1940 उनसे अलग था, भिन्न था। इस आंदोलन के संदर्भ में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसके प्रारंभ से पूर्व ही जनसभाओं में कहना प्रारंभ कर दिया था कि कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता के लिए शीघ्र ही एक संघर्ष छेड़ने वाली है। नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि यह हमारी आज़ादी का अंतिम संघर्ष होगा। इसके लिए हमें हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सरदार पटेल ने भी इलाहाबाद में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे इस आंदोलन के लिए कोई भी साधन अपना सकते हैं और इस आंदोलन के लिए कांग्रेस उनके मार्गदर्शन के लिए नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझे, विदेशी सत्ता के आदेशों का उल्लंघन करे, यह संदेश घर घर पहुंचाना है। तो इस प्रकार से इस आंदोलन में हर आदमी अपने आप नेता होगा, ये इनका अर्थ है और वो उसको जो करना है करे, क्योंकि इस आंदोलन में जो नारा दे दिया गया डू एंड डाई, करो या मरो। तो ये आंदोलन पूरी आज़ादी के लिए एक बड़ा आंदोलन था और नेताओं ने कहा था कि ये अंतिम आंदोलन सिद्ध होगा। आंदोलन के स्वरूप की यदि बात करें तो ये मैंने बताया कि इससे 9 अगस्त को यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और इस आज़ादी के संघर्ष ने भारत के सभी वर्गों के जो लोग थे उनको अपने में समेटकर उग्र राष्ट्रीयता की भावना सृजित कर दी। देश में नव चेतना का संचार हुआ। राष्ट्र प्रेमी भारतवासी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। इस आंदोलन की जो संकल्पना है पारंपरिक सत्याग्रह के रूप में नहीं की गई थी। यह एक निर्णायक संघर्ष था। भारतवासियों ने राष्ट्र प्रेम से उन्मुक्त होकर यह एक खुला विद्रोह किया था। इस विद्रोह का उद्देश्य देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करना था। इस आंदोलन में गांधी जी दंगों व गृह युद्ध, सिविल वार की स्थिति का मुकाबला करने को तैयार थे
जब जापान बर्मा पर आ पहुंचा, बर्मा तक, तो गांधी जी ने उस समय कहा कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं, वे भारतवासियों को ईश्वर या अराजकता के भरोसे छोड़ दें, वे अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। गांधी जी ने स्वयं इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप यदि पूर्ण अराजकता भी आ जावे, गांधी जी क्या बोले, यदि पूर्ण अराजकता भी आ जावे तो भी मैं इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार यह आंदोलन एक शस्त्र विहीन विद्रोह था। अब यदि इस आंदोलन के प्रेरक तत्वों की बात की जाए तो प्रेरक तत्व, क्योंकि कोई आकस्मिक घटना तो थी नहीं, उस समय देश और दुनिया में जो हो रहा था, जो कारण इकट्ठे हो रहे थे, उन सब से ये आंदोलन जो है बना, इसलिए आंदोलन चला, आंदोलन करना पड़ा। और एक जो वातावरण, जो इस के लिए जो दायित्व जो था वातावरण का, उसमें यदि हम पहला कारण देखें तो 1927 में नेहरू जी ब्रुसेल्स सम्मेलन में जाते हैं, कांग्रेस की अनुमति पर वहाँ पर गए। यह सम्मेलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध आयोजित किया गया था, अतः यह एक प्रकार से साम्राज्यवाद जो है उसके विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयास था। इंग्लैंड व फ्रांस ने इस सम्मेलन का कड़ा विरोध किया था। इस सम्मेलन में नेहरू जी को औपनिवेशिक कठिनाइयों को समझने का अवसर मिला और भारत लौटने पर कांग्रेस ने कुछ प्रस्ताव पारित किए कि भारत सभी पड़ोसी देशों से शांति चाहता है। प्रस्ताव पारित किया कि भारत ब्रिटेन के किसी भी ऐसे प्रयास का विरोध करेगा जो उसे युद्ध में फंसाने का यदि उसने कोशिश किया तो। तीसरा, भारत नाजीवाद व फांसीवाद के विरुद्ध युद्ध में तभी भाग लेगा जब वह स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस प्रकार इन्होंने कुछ मांगे रखी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 1939 है, भारत को जबरन युद्ध का भागीदार बना दिया। तो इस कारण जो कांग्रेस और भारतवासी हैं वो ब्रिटिश सरकार से रुष्ट थे। दूसरा, यदि हम देखें तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा दोहरे शासन की घोषणा की गई, जो द्वैध शासन जिसको कहते हैं। उस समय जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 1917 में ब्रिटिश संसद में घोषणा करके भारत को कई सुनहरे स्वप्न दिखाए, परंतु प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली स्थापित कर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मंत्रियों को अलोकप्रिय व असफल बनाने का प्रयास किया। इस कारण भी कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से नाराज थी। फिर है साइमन कमीशन की घोषणा। इसकी घोषणा 1927 में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य रखे गए और वे भारत के लिए प्रशासनिक सुधार पारित करने की दृष्टि से आ रहे थे, परंतु खेद का विषय इसमें एक भी भारतीय नहीं था, अतः कांग्रेस व अन्य दलों ने इसका विरोध किया। चौथा, गोलमेज सम्मेलन। वायसराय इरविन के काल में, गवर्नर जनरल इरविन के काल में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। प्रथम में गांधी जी ने भाग नहीं लिया क्योंकि वे जेल में थे। दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया। सम्मेलन में प्राय सभी विचारधारा के प्रतिनिधि उपस्थित थे, परंतु भारतीय प्रतिनिधियों का चयन इस प्रकार किया गया था कि उनमें किसी विषय पर सहमति न हो सके। दरअसल ब्रिटिश सरकार यह दिखाना चाहती थी कि अंग्रेजी नियंत्रण के बिना भारतीय व्यवस्था नहीं चल सकती। अभाग्यवश इसी अंतराल में लेबर पार्टी की सरकार गिर गई और कंजर्वेटिव पार्टी वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो उसकी सरकार बन गई। उसने महात्मा गांधी को समस्त भारत का प्रतिनिधि न मानते हुए सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड पारित कर दिया। गांधी जी को निराश होकर लौटना पड़ा और भारत लौटने पर वे पुनः जेल में डाल दिए गए। 1932-33 में
ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस आंदोलन का दमन और सख्ती प्रारंभ कर दी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव की ओर झुकना भी प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने। अतः कांग्रेस का सरकार से नाराज होना स्वाभाविक था। अब है पांचवा, यदि हम इसमें देखें बिंदु, 1935 का सुधार कानून और द्वितीय विश्व युद्ध या महायुद्ध। कांग्रेस के बढ़ते आक्रोश और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1935 में सुधार कानून पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर स्वायत्त शासन स्थापित कर दिया। यह 1937 से लागू हुआ। इच्छा न होते हुए भी कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। परंतु 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो गया और भारत के तत्कालीन वायसराय ने बिना कांग्रेस की अनुमति के 3 सितंबर को इंग्लैंड के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तो इस पर कांग्रेस नाराज हो गई और 8 प्रांतों से त्यागपत्र दिलवा दिए। कांग्रेस इस घटना के उपरांत सरकार से बहुत अधिक नाराज थी और दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सहायता देने से इनकार भी कर दिया। अगला जो है वो है कांग्रेस का 1929 का प्रस्ताव, जो कि लाहौर अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव था। अतः 1930 के उपरांत कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी बात को मानने को तैयार नहीं थी। ब्रिटिश सरकार 1932 की गोलमेज सभा में औपनिवेशिक स्वराज्य देने को भी तैयार नहीं थी। अतः 1930 के उपरांत से ही कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के मध्य कटुता बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो क्या है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो गई, उससे कम ये कुछ लेने को तैयार नहीं थे। अगला है 1941 में रूस का मित्र राष्ट्रों का सहयोगी बन जाना। जुलाई 1941 में रूस ने जर्मनी का साथ छोड़ दिया और इंग्लैंड का सहयोगी बन गया। इससे भारत की जो आज़ादी की जो जंग थी उसको धक्का लगा। जब रंगून पर जापान का 1941 के अंतिम महीनों पर अधिकार हो गया, तो रूस ने भी ब्रिटिश नीति का समर्थन करके यही सुझाया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत की स्वतंत्रता स्वीकार करना उचित नहीं है। तो इस कारण भी भारत की स्वतंत्रता का मामला खटाई में पड़ा। चर्चिल का प्रधानमंत्री बन जाना इंग्लैंड में। चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और भारत की स्वतंत्रता का कट्टर विरोधी था। वह भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानता था, इसे विभिन्न जातियों का उपराष्ट्र मानता था। इसलिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते ही उसने कांग्रेस की सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री बनते ही उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना है। इसके साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अटलांटिक घोषणा भारत पर लागू नहीं होगी। इस घोषणा का यह अभिप्राय था कि युद्ध के बाद प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, परंतु यह भारत को अधिकार नहीं दिया गया। अतः कांग्रेस के समक्ष आंदोलन के अलावा कोई चारा भी नहीं था। 9वां बिंदु है जो चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक का भारत में आगमन। जब जापान तीव्र गति से एशिया के दक्षिण पूर्व में बढ़ रहा था, तो चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखा कि यदि ब्रिटेन भारतीयों की मांगें स्वीकार नहीं करता तो भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट का भी यही मानना था। यदि भारतीयों को
युद्ध के उपरांत स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय किया जावे तो भारतीय अवश्य मदद करेंगे। 1942 में चांग काई शेक जब अमेरिका जा रहा था तो उस समय वह कलकत्ता में रुका। उसने महात्मा गांधी से मुलाकात की और विश्वास दिलाया कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा कि चर्चिल को भारत के संदर्भ में समझाएं। रूजवेल्ट ने वास्तव में चर्चिल को इस संदर्भ में कई बार समझाने का प्रयास किया भी, परंतु साम्राज्यवाद के प्रबल पोषक चर्चिल ने उसकी एक नहीं सुनी। इस कारण भी कांग्रेस में आक्रोश था। फिर है क्रिप्स का भारत आगमन। जापान की सफलताओं ने ब्रिटिश सरकार को बाध्य किया कि वह भारत में राजनीतिक गतिरोध समाप्त करे। इस कार्य के लिए चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और कहा अपनी लोकसभा में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, कि युद्ध की समाप्ति पर यथासंभव शीघ्र से शीघ्र भारत में पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। 23 मार्च को क्रिप्स दिल्ली पहुंचा। उसने भारत के जो विभिन्न दल हैं उनके राजनेताओं से बातचीत की। क्रिप्स ने कांग्रेस, लीग और राजाओं तीनों को तुष्ट करने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं से कहा कि युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस, संवैधानिक सभा तथा कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दे दिया जाएगा। मुस्लिम लीग से कहा कि यह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह संघ में मिलना स्वीकार करे या नहीं करे। इसी प्रकार राजाओं से कहा कि वे संघ से स्वतंत्र रहकर भी अपना स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। भारत को स्वतंत्रता देने की क्रिप्स ने कहीं चर्चा नहीं की, अतः क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया। गांधी जी के विचार भी अब काफ़ी मतलब ये सारी चीज़ों से गांधी जी बड़े आहित हुए और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को अब भारत छोड़ देना चाहिए। अंग्रेज़ भारत में वैसा खतरा पैदा न करें जैसा उन्होंने सिंगापुर और मलाया में किया है। तो ये क्रिप्स भी जो है भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका, उल्टा ज़्यादा उनको आक्रोशित किया। अब है शरणार्थी समस्या। शरणार्थी बर्मा से भारत में आ रहे थे। बर्मा से आने वाले भारतीय शरणार्थियों की बात है। सिंगापुर पर जापानी सेनाओं का अधिकार होते ही बर्मा में बसने वाले भारतीयों को अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई। उधर बर्मा में बसने वाले अंग्रेज़ों की चिंता ब्रिटिश सरकार को हो गई। बर्मा से अंग्रेज़ों को भारत आने के लिए सुविधाजनक सड़क का निर्माण करवा दिया गया। उस सड़क से भारतीयों का आना वर्जित कर दिया गया। अतः बर्मा पर जो ही सुभाष चंद्र बोस के सैनिकों ने बम बरसाना प्रारंभ किया, अंग्रेज़ आराम से भारत आ पहुँचे। भारतवासियों को भारत पहुँचने के लिए जंगली जानवरों से जो व्याप्त जंगलों और पर्वतों की दुर्गम घाटियाँ पार करनी पड़ी। बर्मा से आने वाले भारतीय शरणार्थियों ने अपनी दुखपूर्ण जो करुण गाथा भारत में सुनाना आरंभ किया तो भारतीयों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया। उन शरणार्थियों की दयनीय अवस्था को देखकर महात्मा गांधी स्वयं बड़े दुखी हुए और उन्होंने हरिजन में लिखा 10 मई 1942 को कि भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों के प्रति व्यवहार में जो भेदभाव किया जा रहा है और सेनाओं की जो खराब व्यवस्था है, उससे अंग्रेज़ों के इरादों और घोषणाओं के प्रति अविश्वास बढ़ता है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रवादी जो थे वो अंग्रेज़ों से रुष्ट होते जा रहे थे, देशभक्ति अंग्रेज़ों से रुष्ट होते जा रहे थे और भारत जो घटनाएं घटित हो रही थीं वो सारी घटनाएं, प्रशासन संकट की घड़ी में देश की रक्षा नहीं कर रहा था। परिणाम
स्वरूप लोगों में गोरों के प्रति आक्रोश के साथ साथ इस आशा का भी संचार हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत का अंत निकट है। आम जनता की यही भावना 1942 में प्रतिबिंबित होती है। अंग्रेज़ों से धोखा खाने पर और ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो हमारे देश के जो उस समय नेता थे, कर्णधार थे, एक के बाद एक जो भी अंग्रेज़ों के कार्य थे, उन कार्यों से उनको कष्ट हो रहा था, उनमें आक्रोश था, जनता आक्रोशित थी। ऐसे इन सब कारणों से जो देश के अंतर्गत और जो देश के बाहर घटित हो रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो जो है आंदोलन करने का निर्णय किया और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में फैल गया। धन्यवाद।